जेवढे आम्ही भेटलो राजसाहेबांना तो पहले तो डर लगता है कि भाई इतना बड़ा नेता है और वो एग्रेसिव है, पर उस आंदोलन की वजह से सीटें बढ़ाई गई और उन लोगों को एडमिशन मिला। तो मतलब आज जो भी हो तो मेरी माँ की वजह से मैंने तो सपोर्ट हमेशा मिला आपको? माँ की तरफ से तो सपोर्ट मिला है। थोड़ा पिताजी का डर था कि वो सब स्तर पर काम करने की आज भी जरूरत है। रिडेव्हलपमेंटचा नीट प्लॅन पाहिजे। सिडकोची घरं आहेत ती कशा पद्धतीने तुम्ही सुधारित आराखडा त्याचा आणणार आहे। जिथे गार्डनची गरज है तिकडेच गार्डन पाहिजे, जिकडे मैदानांची। अभी आज आप सेक्टर न्यू 50 में यहाँ पे एक भी गार्डन नहीं। स्वतंत्र देश है और इस स्वतंत्रता का यही मतलब है कि हर कोई अपनी राय रख सकता है, लेकिन वो किसी धर्म के खिलाफ या देश के खिलाफ या किसी भाषा के खिलाफ ना हो। नमस्कार दोस्तों, द पब्लिक न्यूज 24 के स्पेशल शो अपना शहर अपना नगर सेवक में आपका स्वागत है। जैसा कि हम समय समय पर आपको दिखाते रहे हैं कि नवी मुंबई की जनता क्या सोचती है अपने नगर सेवक के बारे में, नगर सेवक ने अपने वार्ड में कितना काम किया हुआ है, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है और राजनीति में उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत कैसे की है, हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। आज हम मिलने आए हैं एमएनएस प्रमुख गजानन काले जी से मिलने के लिए, जो नवी मुंबई के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने अपनी राजनीतिक अपने दमदार भाषण और अपने काम के वजह से उनको जाना जाता है। आज हम उनसे जानेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में और जनता के बारे में क्या सोचते हैं और आने वाले समय पर उनका क्या योजना है चुनाव को लेकर। तो सर नमस्कार द पब्लिक न्यूज 24 में। सबसे पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सभी जनता एक जानना चाहती है, क्योंकि आप अपने दमदार भाषण से और आंदोलन से जाने जाते हैं। तो सर आपका जो आदर्श है, आप अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए जिस तरह से आपने राजनीति की शुरुआत की थी। देखिए, मैं काफी मतलब ऐसे शर्मिला लड़का था स्कूल में और कॉलेज में। थोड़ा एक छात्र भारती करके एक छात्र संगठन अपने जिंदगी में आई, तो उसके बाद मैं एक्टिव हो गया थोड़ा सा राजनीति में। मेरे ज्ञानदीप करके क्लासेस थे, ट्यूशन क्लासेस हम लोग बोलते हैं। वो क्लासेस से मेरी शुरुआत हुई। वो क्लासेस में चला था एज ए संचालक डायरेक्टर करके। और छात्र भारती संगठन आने के बाद क्लासेस के बच्चे उस संगठन में गए, तो मुझे भी लगा कि कुछ सोशल वर्क कर ले। हर किसी में छोटा बड़ा कीड़ा रहता है पहले शुरुआत में। उसके बाद शुरू हो गया मेरा सामाजिक जो दौर है, उसकी शुरुआत फिर वो छात्र संघटन से। त्याच्यानंतर हळूहळू मी ऍक्टिव्ह झालो आणि आज तुम्ही बघताय की छात्र भारतीतून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने आणि तिथून इथे प्रवास केला। कॉलेज के दिनों में और यूनिवर्सिटी के दिनों में काफी आंदोलन किए, फीस बढ़ोतरी के बारे में किए, स्कॉलरशिप के लिए किए, हॉस्टल के बच्चों के लिए किए। मतलब अब तक 20-22 केसेस आंदोलन के मेरे ऊपर दर्ज है। एक लगाव हो गया था कि सामाजिक स्तर पर काम करे। जे आमच्या मराठीमध्ये म्हणतात की छत्रपती शिवाजी महाराज जन्माला यायला पाहिजेत, पण ते बाजूच्या घरात। तो भाई छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जे काम सांगितले स्वराज्य स्थापनेचं, इथल्या मराठी माणसाचं, इथल्या हिंदूचं संघटन उभं करण्याचं, तर तेच काम आपण का करू नये? एक मावळा म्हणून, एक कार्यकर्ता म्हणून त्या कामातून प्रेरणा घेतली आणि छात्र भारतीतून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेत आज मनसेचा जिल्हा अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, प्रवक्ता आणि विद्यासेनेचा सरचिटणीस म्हणून कामाला सुरुवात की। तो सर जैसे स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो स्टूडेंट लाइफ में तो ज़्यादा हमें आइडिया नहीं होता कि कहाँ हमें जाना चाहिए। तो एमएनएस का चुनाव आपने कैसे किया, क्योंकि आपके पास तो 4 ऑप्शन थे, तो एमएनएस ही क्यों आपने किया? देखिए, मैं काफी अभी भी नींद से उठने के बाद सोचता हूँ कि एमएनएस ही क्यों। बाकी जो 4 संगठन है, इससे मेरी पार्टी अलग रहेगी, इससे मेरे पार्टी का एजेंडा अलग रहेगा, पार्टी के इशू अलग रहेंगे। इस बात पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना आदरणीय राजसाहेब ठाकरे जी ने की। तो उनकी भाषण शैली रहे, उनके काम करने का तरीका रहे, मतलब महाराष्ट्रामध्ये आणि या देशामध्ये किसी स्टेट का विकास आराखड़ा, जिसे हम लोग ब्लूप्रिंट कहते हैं, तो ये सिर्फ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और राजसाहेब ठाकरे जी ने आगे लाई। टोल का आंदोलन रहे, मराठी बच्चों की नौकरियों का सवाल रहे। आज भी जिस तरह से राजसाहब एग्रेसिव होते, उस तरह से कोई भी नेता महाराष्ट्र में और देश में मुझे नहीं दिखाई दिया उस वक्त।
तो हम लोग पहले से ही आकर्षित थे उनके नाम से, उनके काम से. आणि ज्यावेळी भेट झाली राजसाहेब म्हणली, तो आप उनसे मिलने के बाद तो अजून तुम्ही प्रेमात पड़ता. तो मेरा भी वैसे ही हो गया कि छात्र भारती के प्लेटफॉर्म पे मैंने राज साहब जी को बुलाया था कलीना कैंपस में, जहाँ पे मेरा जनरल सेक्रेटरी मैंने चुन के लाया था एक को. उद्याची मराठी आणि उद्याचं महाराष्ट्र इस स्तर पर वो प्रोग्राम शुरू हो गया. उसके बाद मीटिंगें चली राज साहब के साथ. मीटिंग नंतर आम्ही विचार केला की आपण राजसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली काम केलं पाहिजे, और आज भी हम लोग कर रहे हैं. ये शायद मेरा पहली पार्टी है जिससे मैं जुड़ा हूँ, और शायद आखिरी पार्टी है. अच्छा सर, जैसे आप लोग एक जिसे आदर्श मानते हैं और सडनली आप उनके पास मिलने चले गए, तो फर्स्ट आपको मोमेंट या आपका क्या अंदर चल रहा था जब आप राज साहब से फर्स्ट टाइम मिले थे? देखिए, पूरा महाराष्ट्र और देश तो वो चाहता है कि मैं राज साहब को 2 गज की फीट पे भी अगर मिल जाओ तो उसके बहुत लिए है। बहुत बड़ी बात है. और हमारा भगवान जब हमको मिलता है तो जो भक्त के अंदर प्रेरणा रहती है, उसकी जो भावनाएं रहती है, वही भावना हमारे साथ में कि विद्यार्थी संगठन से हम लोगों ने माना था कि राज साहब ठाकरे ऐसा करिश्मा है की जिसके नाम से कोई भी जो छोटा बड़ा काम है वो हो जाता है. जेवढे आम्ही भेटलो राजसाहेबांना, तो पहले तो डर लगता है की भाई इतना बड़ा नेता है और वो अग्रेसिव है. पण ज्यावेळी तुम्ही मीटिंग मध्ये राजसाहेबांना भेटता तो महाराष्ट्र के कोई भी सवाल के लिए उनकी जो बारकाइयां है उस सवाल के बारे में उनका जो मत है वो एक अभ्यास से आया हुआ है. ट्रू. कि सिर्फ वो सवाल है और हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ऐसे नहीं है. मुझे अभी भी ध्यान में है कि मेरे कुछ दोस्त IAS IPS के लिए चुने गए थे. वो एग्जाम में अच्छे आए और फिर उसके बाद ट्रेनिंग में जाने वाले थे. 18 बंदे थे जो मेरे दोस्त में, शायद मैं वहां पे जाने वाला था, लेकिन अपघातामुळे मी या क्षेत्रात आलो. तो उन्होंने कहा कि राज साहब जी को हमको मिलना है, लेकिन गजानन कल सुबह 10 बजे के पहले ही मिलना है, क्योंकि हम लोग को 10 बजे के बाद अलग अलग स्टेट में ट्रेनिंग के लिए जाना. तो फिर मैं डर के मैंने आदरणीय बाला नांदगावकर साहब को मिला. बोले सर ऐसे कल सुबह मिलना उनको 8 बजे. तो उन्होंने फोन किया, राज साहब ने वक्त दिया. मुझे लगा शायद 10 या 15-20 मिनट की बात होगी और उसके बाद साहब निकल जाएंगे. 1-1.5 घंटा राज साहब बैठे थे उन लड़कों के साथ वो सब, आणि एक एक प्रश्नावरती, मतलब लवासाचा प्रश्न, विजेचा प्रश्न, शेतकऱ्याचा प्रश्न, कष्टकऱ्यांचा प्रश्न, 1.5 से 2 घंटा राज साहब उस विषय पर उनसे बात कर रहे थे. तो उनको भी लगा कि यार मतलब प्रत्येक गोष्टीची माहिती या नेत्याला है. तो जब हम लोग भी बैठते हैं, जब मेरी पहली मीटिंग हुई तो मैंने सोचा था कि सिर्फ वो आकर्षक भाषण करते हैं या लोग उनसे सिर्फ आकर्षक भाषण की वजह से प्रभावित है, लेकिन जब हम उनके सामने बैठते, साथ बैठते, तो पता चलता है कि उनके पास हर सवाल का एक बारकाई से अभ्यास रहता है और उसके कारण हम लोग ज्यादा आकर्षित हुए. सर, जैसे जनता जानना चाहती है कि स्टूडेंट लाइफ हर किसी की यूनिक होती है और एक लर्निंग फेस होता है जो हम हमेशा याद करते हैं. तो सर, आप जैसे बताया कि आप शर्मीले थे, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में और जैसे होता है जैसे क्रश होना, पसंद करना, आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी थी? देखिए, हम लोग तो एक गोवंडी के झुग्गी झोपड़पट्टियों से आए हुए सब लोग थे. मतलब हमें लगा भी नहीं था कि शायद हम कभी कॉलेज में जा पाएंगे या फिर कभी सामाजिक संगठन में जाएंगे या कोई राजनीतिक संगठन हमारे जिंदगी में कभी होगा. लेकिन धीरे धीरे कोशिश करते रहे. मुझे लगता है कि एक रहता है कि झुग्गी झोपड़ियों में 2 तरह के आदमी रहते हैं. एक तो पूरे जिंदगी से हारे हुए, वो जिंदगी भर वही रहते हैं, या उससे भी जूझना है और उससे बाहर निकलते हैं. हम शायद दूसरी तरह से रहे कि भाई चलो उससे भी झगड़ा करना है जिंदगी से और उससे बाहर निकलना है. धीरे धीरे काम करते रहे. कुछ लोग आए जिंदगी में, श्रमिक संगठन है, कुछ विजय करके मेरे दोस्त है विजय दलवी, कि उन्होंने बताया कि यार ये रेशन का प्रश्न है, हम लोग उसके ऊपर कुछ आंदोलन करें. हर किसी को एक अंदरूनी रहता ही है, कोई तो आपको टच करने वाला रहता है. तो विनोद कोहली करके मेरा दोस्त था, वो श्रमिक संगठन में जाता था, कभी कभी मुझे भी लेके जाता था. वो फिर मीटिंग की आदतें लगने लगी, छोटे बड़े मोर्चे निकलने लगे, छोटे बड़े मोर्चों में कुछ केसेस दर्ज हुए. तो लगा यार को भगत सिंह की जिंदगी तो नहीं जी पाए पूरे, लेकिन लगा कि चलो हम लोग कुछ कॉज की वजह से जेल में गए, कुछ कॉज की वजह से. या अण्णा हजारे खूप चांगलं सांगतात की तुरुंगात जाणं हे तुमच्यासाठी भूषण आहे, दूषण नाही.
लोकमान्य टिळक 6 वर्ष तुरुंगात होते. हम्म, महात्मा गांधी हर 2-4-5 महिन्यों के बाद हम्म, तुरुंगात जात होते. हम्म, तर मला वाटतं की तुरुंगात जाणं हे सुद्धा एक भूषण आहे. हम्म, आणि त्या पद्धतीने मग तुरुंगाची भीती हळूहळू संपू लागली, हळूहळू केसेसची हम्म, भीती संपू लागली आणि असं वाटलं की आपण जर जन्म घेतलाय माणूस म्हणून, हम्म, तर ह्या माणसांसाठी, आपल्या आयुष्यात आलेल्या माणसांसाठी, त्या झोपडपट्टीतल्या माणसांसाठी, हम्म, त्यांच्या प्रश्नांसाठी, आयुष्यात आपण विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नासाठी काहीतरी आंदोलन केलं पाहिजे. हम्म, आणि त्याच्यातून मग प्रश्न सुटायला लागले. म्हणजे हम लोग को पता है कि मेरा पहला जो आंदोलन था जब मैं छात्र भारती संगठन में आया, मुख्यमंत्री का जो वर्षा निवास है उसके बाहर रात 12 बजे हम लोगों ने आंदोलन किया. हम्म, कुछ 35 लड़के लड़कियां हम्म, कि कुछ 7,000 स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिला था हम्म, रिजल्ट के बावजूद. तो उस आंदोलन की वजह से सीटें बढ़ाई गई हम्म, और उन लोगों को एडमिशन मिला. तो ये जो सेटिस्फेक्शन रहता है ना, ट्रू, किसी के लिए काम हाँ, करने तो वो जो है वो उससे सेटिस्फेक्शन मिलते गए आणि मग आवड लागायला लागली की चलो इससे फिर आगे चले जाएंगे. तो अब तक शुरू है प्रवास. ओके सर. तो सर जैसे एक होता है हर माँ बाप का एक सपना होता है और जैसे कोई अगर बच्चा उनका जेल में जाता है तो एक डर होता है. तो आपके माँ बाप ही जब आप फर्स्ट टाइम आपके पास केस हुआ आंदोलन करने का तो आपके माता पिता का क्या था? देखिए मतलब मुझे जो आया हुआ है ना, वो हम्म. मेरी जीन्स में जो है वो मेरी माँ की वजह से है. हम्म. कि पिताजी तो मेरे डरे सहमे हुए रहते थे और शायद मैं भी वैसे था शुरुआत में. लेकिन मैंने मेरी माँ को देखा है कि हमेशा वहां पे जो गुंडे रहते थे उनके खिलाफ कुछ बोलना, वो झोपड़पट्टी में ना नल के ऊपर पानी ना मिलने की वजह से हुए जो झगड़े रहते हैं, उसमें मैंने माँ को देखा है. रेशनिंग की वजह से माँ को देखा है कि वो जाके रेशन के ऊपर अपने अधिकार के लिए झगड़ना, फिर उसके ऊपर केस होना, पुलिस स्टेशन में जाना. तो मैं डरता था कि यार अपने को तो गवर्नमेंट जॉब करना है, तो अपने को इसके पीछे लगना नहीं है. लेकिन जब मैं आया तो माँ को लगा कि चलो ये कुछ कर रहा है, तो मतलब आज जो भी हो तो मेरी माँ की वजह से मैंने तो सपोर्ट हमेशा मिला आपको? माँ की तरफ से तो सपोर्ट मिला है. थोड़ा पिताजी का डर था कि वो कुछ बिगड़े ना, कुछ राजनीति में लोग जाते हैं तो काफी बिगड़ जाते हैं. तो कुछ मीटिंग में जाओ तो फिर घर पे आने के बाद पॉकेट चेक करते थे रात में, कुछ गांजा चर्च विर्स तो नहीं पीता है लड़का. तो पॉकेट सुबह मुझे दिखाई देता था कि कुछ उल्टा पुल्टा हो चुका है, लेकिन जिंदगी में अभी तक वो लत नहीं लगी है. अच्छा, कुछ गलतियां ऐसी सर जिसमें डांट तो हर किसी को पड़ता है क्योंकि जनता जाना है आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में. बिल्कुल. तो ऐसा कोई गलती जिसमें बचपन में आपको डांट पड़ा और जिसकी सीख आपको आज तक याद हो? देखिए हर दिन डांट पड़ती थी. हर दिन किसी को मैं मारता था, झगड़ता था, पीटता था. मतलब जो एग्रेशन जो आया हो वहीं से आया हो. और पहली से 10वीं तक मॉनिटर था. ओके. तो इसीलिए डॉन ही था, भाई था स्कूल में. जो भी है वो अपने अपने क्लास में जो रहते हैं, जो झगड़ालू बच्चे रहते हैं, उनको मॉनिटर बना देते हैं. हाँ, तो वो मतलब अभ्यासु भी था लेकिन उसके साथ साथ झगड़ा होता. तो डांट की वजह से आदमी आगे बढ़ता है, तैयार होता है. मतलब मुझे याद है कि हर 7वें दिन पिताजी आते थे और मुझे मारते थे. अच्छा. हाँ, मतलब इतना मारते थे कि मुझे लगता था यार क्या, वो तो झुग्गी झोपड़ में जो हर एक का स्कूल का जो बचपन रहता है, तो वो हर एक का बचपन जो है वो उसी तरह मेरा भी बचपन गया. हाँ, कभी उसके बाद ऐसी गलतियां नहीं हुई कि माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े, ऐसी गलती कभी जिंदगी में की. ओके सर, आप जानना चाहते हैं हमारी जनता इंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करते हैं? हाँ, ये काफी सवाल है मुझे भी. देखिए कुछ स्पोर्ट्स है, अभी तो बंद हुए. मैं शायद अच्छा क्रिकेट खेलता था, मतलब स्कूल में तो था. बैट्समैन थे या बॉलर? जी नहीं, मैं बॉलर था, फास्ट बॉलर था. अभी भी कभी कभार कर लेता हूँ. और उसके साथ साथ कैरम अच्छा खेल लेता हूँ, चेस अच्छा खेल लेता हूँ. अभी थोड़ा फिल्मों का शौक लगा है मुझे, मतलब काफी सालों तो के किस बाद टाइप से फिल्में देखते हैं? देखिए थोड़े सोशल कॉज की फिल्में है तो वो मैं ज्यादा देख लेता हूँ. मतलब मुझे लगता है कि भाई इससे कुछ सोशल कॉज हो, कुछ सामाजिक स्तर पर कुछ फिल्में है तो वो थोड़ा सा ज्यादा मैं देखने की कोशिश करता हूँ. कुछ वेब सीरीज है, अगर वक्त मिले तो वो देख लेता हूँ. थोड़ा म्यूजिक सुनने की आदत है, अगर गाना गाड़ी में भी लगा दो तो वो सुनने की आदत है. और किताबों का एक शौक है मुझे. ओके. हाँ, मतलब कुछ भी अगर मतलब जब भी मुझे लगा कि अपना डिप्रेशन बढ़ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है कुछ, तो उस वक्त मैं जो किताबें लेता हूँ उससे मेरा वो डिप्रेशन चला जाता है. मतलब बाबा साहब अम्बेडकर से लेके गांधी तक ये सभी किताबें मैंने पढ़ी है.
हर बार पढ़ता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज पढ़ता हूँ। जो है कि सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ने का तो हर किसी को रहता ही है राजनीति में, लेकिन किताबों का एक शौक है, किताबें देना एक शौक है मेरा, और जाके किताबें खरीद करना, ये खरीदना अच्छा लगता है। तो अगर मैं मूवी की बात करूंगा तो पुरानी मूवी में आपको कौन सी मूवी पसंद थी? ये शोले तो एवर टाइम ग्रीन। शोले। हाँ, शोले है, काफी फिल्में है, और अमिताभ अभी से लेके upcoming? आमिर खान तक की फिल्में है, जो रणवीर कपूर की है, कुछ ऐतिहासिक फिल्में है, वो भी देख लेता तो हूँ। आपके फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर देखिए, मैं आमिर खान की फिल्में ज्यादा पसंद करता हूँ, उससे थोड़ा कोई मैसेज जाता है। अक्षय कुमार की भी अभी अच्छी फिल्में है कि जो जिससे एक सोशल मैसेज, कुछ मराठी फिल्में है की जो मैं पसंद करता हूँ। मुक्ता बर्वे जी का कुछ फिल्में आहे की मला वाटतं की बाबा त्याच्यातून एक चांगला मॅसेज जातो। अशा वेगवेगळ्या स्तरावरच्या फिल्में आवडतात मला, सिनेमे आवडतात। जाहिर सी बात, अब एक्ट्रेस की बात भी होगी तो एक्ट्रेस में आपको कौन सी पसंद है? जे मराठीत मला मुक्ता बर्वे आवडतं, म्हणजे हिंदीमध्ये मला दीपिका पादुकोणचं चांगलं काम आवडतं। खूप आलिया भट्टचं काय काय पिक्चर्स मध्ये खूप चांगलं काम आहे की जो त्या सिनेमांमध्ये मला आवडतं निश्चितपणे। अच्छा सर, इसकी अगर बात करें, आपकी फैमिली लाइफ की बात करें, जैसे भी स्टूडेंट लाइफ खत्म होने के बाद आपने राजनीति में कैरियर रखा, आपकी फैमिली लाइफ कब से स्टार्ट हुई और फैमिली में कौन कौन है अभी? नहीं, अभी देखिए बच्चा है मेरा, आता आई जस्ट वारली, 2 बहिणी आहेत, 5 मंडळी आहे, मोठा स्तर आहे, मोठा परिवार है। तो बच्चे को राजनीति में रहेगा उसका ऑप्शन, या उसके ऊपर मैं छोड़ा? चाहता हूँ कि वो राजनीति में आए। ऐसा क्यों उसको सर? जो पसंद है वो करे। मतलब हम लोग को भी कभी जबरदस्ती माँ बाप ने की नहीं है, लेकिन मैं भी नहीं चाहता हूँ। उसको जो पसंद है, उसको ज्यादा एनिमेशन पसंद है, वो ज्यादा डॉक्यूमेंट्री में विश्वास रखता है, मैं चाहता हूँ कि वो चाहे तो स्पोर्ट्स में भी जाए, बीच में उसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की पसंद थी तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मध्ये त्यांनी करियर केलं पाहिजे। जो वो चाहता है वो करे, वो करेगा। तो सर, जैसे आपके पास 2 जिम्मेदारी हैं और दोनों ही बड़ी जिम्मेदारी, एक परिवार की जिम्मेदारी और दूसरा राजनीतिक करियर की जिम्मेदारी, क्योंकि आप नवी मुंबई के हेड हैं। तो दोनों में से आप किसको ज्यादा टाइम देते हैं और किसको कम? राजनीति में ज्यादा टाइम देते हो, परिवार को तो नहीं वक्त मिलता है। तो कंप्लेन तो बहुत ज्यादा होगा सर? बिल्कुल रहती ही है, लेकिन ठीक है, वो हर किसी का ये रहता ही है कि आपको करियर कोई भी करना है, वो चाहे मीडिया का रहे या राजनीति का रहे या कोई बिजनेसमैन रहे, आपको अगर हटके करियर करना है, नौकरी छोड़ के, तो ये तो होता ही है, और ये हर किसी की जिंदगी का स्तर है। यस ट्रू सर। सर अच्छा, मैं एक क्वेश्चन रहेगा, ये बहुत ही कॉमन है, उसका आंसर भी हमें मालूम है, लेकिन फिर भी जनता के लिए हम सवाल करेंगे। आप राजनीति में अपना आदर्श किसे मानते हैं? नाही बघा, मला खरं माहिती आहे ना, म्हणजे महात्मा गांधी कहते थे की शेवटच्या रांगेतल्या माणसाला तुम्ही कुठली गोष्ट करता तर उसको फायदा है क्या, वो राजनीति का सेंटर होना चाहिए। मतलब मैंने महात्मा गांधी से लेके डॉक्टर अम्बेडकर लेके लोकमान्य तिलक लेके ये सभी लोग, और आज की राजनीति में मानता हूँ कि आदरणीय बाला साहब जी के बाद इस महाराष्ट्र का कोई ठीक से विचार करता होगा तो वो राज्य सरकार है। ओके। अच्छा, विपक्ष की अगर बात करूं सर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, विपक्ष में भी बहुत सारे कुछ अच्छे नेता रहे हैं। तो सर अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि एडमायर करने का, किसके काम से आप एडमायर होते हैं और मानते हैं कि उन्होंने सही काम किया है, तो क्या आप करेंगे? देखिए, मैंने अभी बीच में पढ़ा है, मराठीमध्ये एक पुस्तक आले अटल बिहारी वाजपेयी यांचं सारंग। अटल बिहारी वाजपेयींचा प्रवास निश्चितपणे प्रेरणादायी आहे, की खूप मोठी माणसं आहेत, म्हणजे जरी ती विपक्ष मधली असली तरी। आज तुम्ही बघते की नितीन गडकरी खूप चांगलं काम करतात, की ज्यांचं कौतुक राजसाहेब ठाकरे यांनी सुद्धा केलं। प्रशासनाच्या पातळीवरती, प्रशासनावरती वचक असणं, या गोष्टीसाठी अजितदादा खूप चांगलं काम करतात। मागच्या काळामध्ये म्हणजे मला आजही शरद पवार साहेबांचा जो झपाट आहे काम करण्याची, त्यांची जी शैली आहे, त्यांचं वेळ देणं आहे, ह्या वयात सुद्धा ज्या पद्धतीने ते मेहनत करतात, काम करतात, ही गोष्ट निश्चितपणे कौतुक करण्याचं। ओके सर, जनता जानना चाहती है एमएनएस जो काफी टाइम से एक मीडिया में चल रहा है, छवि खराब भी रहा है, उन्हें बोला आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो मैं जानना चाहता हूँ जनता के माध्यम से कि सर एमएनएस का उद्देश्य क्या है, और जनता और पब्लिक के सामने जो छवि है मीडिया के सामने, उसका रियल फेस क्या है एमएनएस का? मग राज्यसभेने ना मध्ये अधिवेशनात सांगितलं की तुम्ही जर मराठी म्हणून माझ्या भाषेला नख लावाल, तुम्ही मराठी म्हणून तुमच्या अंगावर जाईल, आणि तुम्ही हिंदू म्हणून माझ्या धर्माला नख लावाल तर मी हिंदू म्हणून अंगावर जाईल। कल आपने देखा होगा कि एनआईए की तरफ से जो हमारी राष्ट्रीय तपास यंत्रणा है,
उसकी तरफ से पूरे देश में काफी स्टेट पे, हम्म, कुछ 11 स्टेट पे छापे मारे गए। हम्म, पीएफआई जो लश्कर ए तोयबा हम्म, और आईसिस, हम्म, इस संगठन में मुस्लिम बच्चे जाए हम्म, और ये हिंदू राष्ट्र जो है उसे मुस्लिम राष्ट्र बनाया गया। yes, इसके लिए सबसे पहले पीएफआई के लोगों ने जब पाकिस्तान जिंदाबाद की घोषणा दी हम्म, तो राज साहब ठाकरे जी ने ही पत्र लिखा हम्म, और कहा कि इनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई हम्म, की जाए। जब भी मराठी की बात आती हो या हिंदू की बात आती हो या हिंदुत्व की बात आती हो, हम्म, राज साहब ठाकरे ही पहले है हम्म, जो इसके ऊपर एग्रेसिव होते हैं, इसके ऊपर कुछ ना कुछ आंदोलन होते हैं। हमारे लोगों ने पुणे में भी आंदोलन किया, काफी हम्म, शहरों में ये आंदोलन हुआ। तो मुझे लगता है हिंदू और मराठी हम्म, ये एजेंडा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का है। okay, और कोई भी आंदोलन राज साहब ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बीच में नहीं छोड़ा। साहब ने भी काफी इसके ऊपर उत्तर दिए कि टोल नाका 65 टोल नाके हमारे कारण बंद हुए। हम्म, कोविड में नवंबर में हम लोगों ने जो काम किया है, वो कहीं पर भी काम नहीं हुआ। yes, bro, मतलब अलग अलग विषय पर हम लोगों ने यहाँ पे आंदोलन किया, काम किया, और उसके रिजल्ट भले हम लोग सत्ता में नहीं है, ना किसी कॉरपोरेशन में सत्ता में, ना किसी स्टेट में, ना कोई देश में, तो भी राज साहब ठाकरे जी ने आवाज देने के बाद महाराष्ट्र में एक उठाव होता है, उसके बाद सवाल के जवाब मिलते हैं। सर हमारा भी एक सवाल रहेगा पब्लिक की ओर से। आंदोलन होता है सर, लेकिन आंदोलन में जो अभी आपने फिलहाल भी कुछ समय पहले आपने आंदोलन किया था सड़क को लेकर, तो सर ऐसे आइडियाज आपको आते कहाँ से हैं कि नामकरण करने का अधिकारियों के नाम पर? तो ऐसा आइडिया आया कहाँ से सर आपको? देखिए, क्रिएटिव हमारे पूरे जो आपने देखा होगा ना कि राज साहब ठाकरे, इनका एज 52 हो गया, लेकिन उनको मानने वाले जो है ना वो 18 साल से लेके 35-40 साल हर तक उम्र के का ही है। है। यस। तो ये जो यूथ है ना, इससे क्रिएटिव आइडिया ही आते हैं। आप बाकी संगठनों को देखेंगे तो उनके नेता भी बड़े हुए हैं और उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़े हुए, उनकी भी उम्र बड़ी हुई, इसलिए अलग हटके कुछ विचार करना इन लोगों के पास आता ही नहीं है। आमच्याकडे तरुण मुलं आहेत, त्यामुळे ते तरुण मुलं सृजनशीलतेने क्रिएटिव्हपणे विचार करतात की बाबा, और ऐसे है ना कि कुत्ता आपको काटे तो न्यूज नहीं होता है, यस, आप अगर कुत्ते को काटते हो तो न्यूज़- न्यूज होता है। यस ट्रू। तो उसमें कुछ क्रिएटिव ना करे तो आप लोग भी यस। न्यूज के लिए आएंगे नहीं। तो हम लोग हमेशा ये विचार करते हैं, हमेशा सोचते हैं कि भाई कुछ अलग करे ताकि मुद्दा भी लोगों तक पहुंचे और मुद्दा न्यूज में भी आए। और अगर वो मुद्दा न्यूज में आता है, लोगों तक पहुंचता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी एक प्रेशर अपने आप आ जाता है और वो मुद्दा छूटने के लिए वो उस आंदोलन की मदद हो जाती है। सर उस आंदोलन से रिलेटेड मेरा सवाल है कि आपने जो सड़क पर गड्ढे के लिए आपने आंदोलन किया था और नामकरण भी किया था, लेकिन सर उस आंदोलन के बावजूद भी तो आज सड़क की वही हाल है। पानी जमा होना नवी मुंबई में जिस प्रकार हो रहा है और नालियों में जैसे उफान आ रहे हैं, थोड़ी सी बारिश होती है पूरा रोड भर जाता है, तो उसके लिए नेक्स्ट कदम क्या होने वाला है? गए बारिश में हम लोगों ने आंदोलन किया, उसके बाद रास्ते काफी सर पर अच्छे हुए। ये बिल्कुल सही बात है कि आज कोई भी सभागृह में नगर सेवक नहीं है, इसीलिए प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। हम चाहते कि 3 साल से लगातार इलेक्शन आगे जाते हैं, 6 महीने के बाद जो भी प्रशासक रहे, एडमिनिस्ट्रेशन रहे, उसको आगे और वक्त मिलता है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो ताकि लोग प्रशासन के पास नहीं जाते गड्ढों के लिए या कोई भी सवाल के लिए, लोग नगर सेवक के पास जाते। उनका जो प्रतिनिधि, उनका जो लोक प्रतिनिधि, वो नगर सेवक रहता है। तो हम चाहते कि जल्द से जल्द नगर सेवक का इलेक्शन हो ताकि जिम्मेदारी किसी की तो तय हो जाए। आज प्रशासन नहीं जिम्मेदारी ले पाता और जिस प्रकार से सब धांधली प्रशासन के माध्यम से मची हुई है, सिर्फ रास्ता ही नहीं है, आज डीपी प्लान किया हुआ है। डीपी प्लान के ऊपर 6 महीने के लिए आपने वक्त दिया कि आप उसके ऊपर आपका जो भी कहना है वो आप दर्ज करें। डीपी प्लान ही इंग्लिश में, आप उसको मराठी में लेके आइए। जब तक आप ये मराठी में नहीं लेके आते, इंग्लिश का रखिए, उसके साथ साथ मराठी में लेके आइए। स्टेट की लँग्वेज मराठी आहे। तुम्ही जर मराठीत आणला तर लोक जास्त हरकती सूचना देतील, लोक जास्त त्याच्यावरती बोलू शकतील, लोक जास्त त्याच्याबद्दलच्या तक्रारी करू शकतील किंवा तुमचं कौतुक करू शकतील। तर मला वाटतं हे प्रशासनाची मनमानी आहे आणि मनमानी लवकरच मोडून काढली। तो सर आपको नहीं लगता कि जो अभी 3 साल से इलेक्शन डिले होते जा रहा है, तो जो हमारे मूलभूत हैं चुनाव,
और सभी जनता को हक है वोट करने का। 3 साल से जो बार बार डिले किया जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या लगता है आपको? मग एक तर कसं असतं, प्रशासन असलं की जो सत्ताधारी असतो ना, उसको मलाई खाने में मजा आता है. अगर नगरसेवक आते हैं चुन के, तो नगरसेवक कहेंगे कि भाई नवी मुंबई में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. अभी राज्य में जो सत्ता में आते हैं, मतलब 2.5 साल उद्धव साहब मुख्यमंत्री थे, तो उनको लगा क्यों नगरसेवक की इलेक्शन करे, सीधा टेंडर करना प्रशासन के माध्यम से और टेंडर से पैसे खाना, यही चलते आता है. तो मुझे लगता है इसके कारण आप एक शहराची तुम्ही वाट लावताय, या शहरातल्या लोकांचे प्रश्न सुटत नाहीये. तर त्यांना ताबडतोब एक त्यांची लोकल बॉडी निवडून दिली पाहिजे. जबाबदाऱ्या निश्चित आहेत. 100% इथले नगरसेवक पण कामं करतात असं काही मला म्हणायचं नाहीये, पण त्यांच्यावर किमान एक लोकांचं प्रेशर राहतं. त्यामुळे निवडणुका जर झाल्या, निवडणुका हा लोकांचा मूलभूत अधिकार आहे, मूलभूत हक्क आहे, आणि त्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी निवडणं, त्यांनी तिथे जाणं, लोकप्रतिनिधींना लोकांनी सांगणं की आम्हाला इथे गार्डन हवं की नको. इथला प्रशासनातला माणूस ठरवणार नाही, तो लोकांमध्ये नसतो. इथला जो लोकप्रतिनिधी आहे तो लोकांमध्ये असतो. त्याच्यामुळे निवडणुका करणं ही काळाची गरज आहे. अच्छा सर, हमारा अलग है। अभी जिस प्रकार से राज साहब का भी अच्छा खासा भी बढ़ा, और जैसे नासिक में देखा गया, मुंबई में, नई मुंबई में आने वाले समय अगर एमएनएस को पूर्ण बहुमत मिलता है नई मुंबई में या मुंबई में, तो आप जनता के लिए क्या काम करने वाले हैं? बघा, मागे आहे ना, मी बोललो होतो थोडं, नवी मुंबई में क्या टूरिस्ट स्पॉट है. नवी मुंबई कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग, 31st लाइटिंग, 15 अगस्त लाइटिंग, 26 जनवरी लाइटिंग. कौन सा टूरिस्ट स्पॉट है? हम कहाँ जाए हमारे बच्चे लेके? प्राणी संग्रहालय है, मतलब जो भी प्राणी दिखाई देते हो महापालिका में जो नगर सेवक जाते उतने ही. सभागृह में जाने के बाद वो जो आपस में झगड़े करते हैं, काफी चीजें हैं कि भले आप वाटर, गटर और मीटर की बातें कुछ स्तर पर नवी मुंबई में हल हुई, ये मान लेते, क्योंकि सिडको का डीपी प्लान, ये कोई नगर सेवक बिगर सेवक की कामें उन्होंने किया है इसलिए ये हो रहा नहीं. सब स्तर पर काम करने की आज भी जरूरत है. आप तुम्हें उड्डाण पूल सांगते हैं, अब उसके लिए आप 450 झाड, एक बाजू में वो आयुक्त सांगणार की 1 लाख आम्ही झाडं लावणार आहोत, आणि तुम्ही सगळीकडे जिथे जिथे प्लॅन करताय तिकडे तिकडे ते सगळं तोडण्याचा प्रकार चालू. ते काहीतरी उलू फिलू काय कुछ तो साइकिल विकल लेके आए. साइकिल चलाए कहाँ पे? साइकिल ट्रैक है क्या? म्हणजे पाम बीचला साइकिल ही चालवायचे हाईवेला, मतलब बच्चे मर जाए तो भी चलेगा. आप अगर एक योजना लेके आते हो तो उसका नीचे कुछ हो रहा है. ते ओला कचरा आणि सूखा कचरा, जो ओला कचरा सूखा कचरा आप 2 डस्टबिन में डालते हो, जो आता है जो कामगार हमारा वो उठाने के लिए, और ट्रक में डालते ना, ट्रक एक ही है, तो ओला आणि सूखा सगळे त्यात मिक्स जाते. सिर्फ वॉल पेंटिंग करने से नवी मुंबई अच्छी होने वाली नहीं है. तो आपका प्लानिंग क्या रहेगा? मतलब अगर जैसे आपने बताया, स्टडी सेंटर साठी जागा पाहिजे, एमपीएससी यूपीएससीच्या मुलांसाठी, टुरिस्ट साठी जागा पाहिजे, प्राणी संग्रहालय पाहिजे, रिडेव्हलपमेंटचा नीट प्लॅन पाहिजे. सिडकोची घरं आहेत ती कशा पद्धतीने तुम्ही सुधारित आराखडा त्याचा आणणार आहे. जिथे गार्डनची गरज है तिकडेच गार्डन पाहिजे, जिकडे मैदानांची. अभी आज आप सेक्टर न्यू 50 में यहाँ पे एक भी गार्डन नहीं, एक भी प्लेग्राउंड नहीं. यहाँ के बच्चे कहाँ जाए? जो दबंग नगर सेवक है वो अपने यहाँ पे लेके आता है, निधि भी अपने यहाँ पे लेके आता है. जो नहीं है उसके सेक्टर में कुछ नहीं होता है. बजट के ऊपर चर्चा हो, और मुझे लगता है कि नवी मुंबई के टैक्स पेयर का जो पैसा है वो अच्छे काम हो. बॉटनिकल गार्डन का प्लॉट है तुर्बा में, कुछ सालों में हर साल वो बजट में त्याच्यात तरतूद होते, पण बॉटनिकल गार्डनच नाही झाले. तो पैसा जा कहाँ रहा है? ट्रॅफिक चिल्ड्रन पार्क, नाशिक मध्ये आम्ही ट्रॅफिक चिल्ड्रन पार्क केले, इकडे काय नाही होत. एक भी सीएसआर फंड से 5-50 करोड़ के सीएसआर फंड, वंडर पार्क करके रखा है 50 करोड़ टैक्स पेयर के. आप कर लेते थे ना, LNT है यहाँ पे, उनसे अगर सीएसआर फंड का यूज करते तो वो वंडर पार्क हो सकता था. तो काफी चीजें हैं जो हमारे इसमें तय है. आमच्या जाहीरनाम्यात आम्ही ते टाकणारच आहोत.
आता हे घेऊनच आम्ही लोकांपर्यंत जाणार आहोत निवडणुकीला. ओके सर। सर आपके लिए आंदोलन का मतलब क्या है? आंदोलन उसी वक्त होता है ना कि जब वो राजकुमार जी का एक डायलॉग है, हम्म, पहले बात फिर मुलाकात हम्म, और जरूरत पड़े तो लात. हम्म, तो हम भी पहले निवेदन की बात करते हैं, हम्म, उसके बाद मुलाकात करते हैं, जाके स्मरण पत्र देते हैं कि भाई आप ये करें आप. उसके बाद भी अगर नहीं सुनाई देता तो आंदोलन के सिवा कोई हम्म, इलाज नहीं रहता है. काफी वक्त शांति से भी आंदोलन रहते हैं, काफी वक्त हिंसा भी करनी पड़ती है. जिसकी उस वक्त जरूरत है वो आंदोलन का हथियार हम लोग बाहर निकालते हैं. सर एक जनता से रिलेटेड आपने जैसे बताया कि आपने बहुत सारे आंदोलन किए हैं समय समय पर जनता के लिए, स्टूडेंट के लिए, और आप पर कई धाराओं में आपका केस भी दर्ज है। तो क्या लगता है सर, एक केस जो दर्ज हो रहा है, ये किसी आज की डेट में हम आंदोलन करना हर किसी का हक होता है, उस पर केस दर्ज करना, पुलिस कार्रवाई करना, एक किस हद तक आप सही मानते हैं इसको? देखिए, अगर कोई कायदा आम्ही मोडतोय तो निश्चितपणे केस दाखल केली जाएगी. गए साल हम लोगों ने पुलिस को कहने के बाद हम्म, काफी शांति से आंदोलन किया जो गड्ढों के बारे में था, और किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंचाई है, कोई रास्ता रोको नहीं गए. उसके बाद भी पुलिस हम्म, नवी मुंबई प्रशासन के दबाव में, कुछ यहाँ पे राजनीतिक लोग हैं उनके दबाव में आकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ कार्यकर्ता के ऊपर केस दर्ज. तो मुझे लगता है कि ये गलत है. हाँ भाई, हम लोगों ने कुछ हिंसक आंदोलन किया है, कुछ मोड़तोड़ की है, किसी को चोट पहुंचाई है, या हमारे कारण किसी को कुछ नुकसान पहुंचा है, तो हम समज सकते की आम्ही कायदा हातात घेतला त्यामुळे तुम्ही आमच्यावरती गुन्हा दाखल केला. लेकिन कई बार ऐसे होता है कि आंदोलन प्रशासन नहीं चाहता है. यहाँ के जो कुछ राजनीतिक लोग हैं उस आंदोलन की वजह से उनके वेस्टेज इंटरेस्ट नहीं पूरे होने वाले, तो वो आंदोलन दबाने के लिए ये कोशिशें करते हैं. लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कोशिश ना करें. ये मुद्दा शहर का है, और शहर के मुद्दे के लिए अगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आगे आती, कम से कम आप वो आंदोलन नहीं करते तो दबाव डाल के कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस केस तो ना दर्ज करे. जैसे अभी भोंगे का आंदोलन हुआ था सर, अभी भोगा हटाओ का, तो उसमें कुछ भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई थी या ऐसा कुछ भी काम नहीं हुआ था, फिर भी सबको जी हाँ, बिल्कुल. अंदर कर दिया। उसके पीछे क्या कारण लगते हैं? क्या राजनीतिक वो तो दबाव था? राजनीतिक दबाव था. मतलब उद्धव ठाकरे जी की जो नवाब सेना है वो नहीं चाहती थी कि वो आंदोलन हम करें, क्योंकि ये मुद्दा है आदरणीय बाला साहब जी का था. आदरणीय बाला साहब जी ने कहा था कि ये जो भोंगे है वो बंद होने चाहिए, ये लाउड स्पीकर जो है वो बंद होने चाहिए. ये मुद्दा आदरणीय राज साहब टिकरे जी ने लिया, उसके ऊपर आंदोलन खड़ा किया. लोगों की भी सिंपैथी उस आंदोलन को मिली, लोगों का काफी सपोर्ट उस आंदोलन को मिला. उद्धव ठाकरे जी की जो नवाब सेना वो नहीं चाहती थी, इसलिए हमारे जो 28,000 जो कार्यकर्ता है उनको नोटिस भेजी गई, 2-2, 4-4 दिन उनको तड़ीपार किया. लेकिन हमारे ऊपर केस दर्ज की और उनकी सरकारी गिर गई. यस सर। हाँ, मतलब भोंगा उनका बच गया. तो सर आपको क्या लग रहा है कि आज की मूवी को अगर देखा जाए तो बहुत सारे आप जैसे एंटरटेनमेंट में आप पार्टिसिपेट भी करते हैं, बुक्स भी पढ़ना पसंद है आपको, आज जो बाइकआउट का एक सिलसिला चल रहा है मूवी पर, और जैसे हिंदुत्व को भी एक टारगेट किया जा रहा है हर तरफ, जैसे कोलकाता में देखा जाए या यूपी में देखा जाए, हर तरफ में, तो आपको क्या लग रहा है कि जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है या सोची समझी प्लानिंग है किसी बाह्य ताकत का? जी नहीं, मैं नहीं उस पर बात करना चाहता हूँ, मुझे उस पर नहीं ज़्यादा कुछ पता है. लेकिन ऐसे ना करें, यही मैं चाहता हूँ कि हर किसी को एक स्वतंत्रता है अपना मत रखने के लिए, चाहे वो भाषण के माध्यम से रहे, चाहे संगठन के माध्यम से रहे, या चाहे फिल्म के माध्यम से रहे. अगर आपको वो राय नहीं पसंद है तो आप दूसरी फिल्म बनाए और अपनी राय रखें, या अपना भाषण दूसरे यहाँ पे रखें. लेकिन स्वतंत्र देश है, और इस स्वतंत्रता का यही मतलब है कि हर कोई अपनी राय रख सकता है, लेकिन वो किसी धर्म के खिलाफ या देश के खिलाफ या किसी भाषा के खिलाफ ना हो. इतना ही आपने सोचना चाहिए. जो मीडिया के बारे में आपकी क्या राय है, और मीडिया को आप किस एंगल से देख रहे हैं आज के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, आम्ही म्हणजे हे म्हणतो लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मीडिया है. मतलब आज भी ये कि कोर्ट के साथ साथ लोग जो मीडिया में बात आती है तो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं. काफी हद तक ऐसे होता है कि भाई मीडिया में आने वाली बात भी आजकल गलत होने लगी है.
मेरे काफ़ी दोस्त हैं मीडिया में, मैं भी चाहता था कि कभी कभार मैं भी उस क्षेत्र में जाऊँ, लेकिन आज मीडिया का जो स्तर है, आप सोशल मीडिया भी देखिए, आप मीडिया सोशल मीडिया दोनों दोनों तरफ से, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मीडिया को लोग आज भी पसंद करते, त्यांनी विश्वासार्हता जपून ठेवली पाहिजे. सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप नवी मुंबई की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं और अपकमिंग जो आपके वादे हैं वो क्या आप बताएंगे, क्यों चुने? नाही, मी नवी मुंबईकरांना सर्वप्रथम तुम्हाला सगळ्या नवरात्र उत्सवाच्या मनापासून शुभेच्छा देतो. कोविड नंतर आता कुठेतरी परत एकदा सगळ्यांचं आयुष्य सुरळीत होऊ लागलेलं आहे. अनेकांच्या शाळेच्या प्रवेशापासून ते अनेकांचं घर चालवणं हे अजूनही कठीण झालेलं मला कल्पना आहे. मला वाटतं की निवडणूक ही गोष्ट नवी मुंबईकरांनी खूप गंभीरपणे घेतली पाहिजे आणि येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये सुशिक्षित उमेदवार आणि या नवी मुंबई शहरासाठी काहीतरी करू इच्छिणारे उमेदवार यांनाच आपण निवडून द्यावं, जेणेकरून शहराचा अजून मोठ्या प्रमाणात विकास करता येईल. एवढीच माझी नवी मुंबईकरांना विनंती आहे. बाकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नवी मुंबईकरांच्या प्रश्नासाठी 24 तास 7ही दिवस कार्यरत आहे. आपण आम्हाला कधीही संपर्क साधू शकता. कोविडमध्ये सुद्धा आमच्या कार्यकर्त्यांनी प्रचंड काम केलेलं आहे आणि 24 तास आमच्या कार्यालयाचे दरवाजे आपल्यासाठी उघडे आहेत. धन्यवाद.